कि आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भेजें और आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कल भी क्लास ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कल आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मेरे को लग रहा था कि 9:30 तक ही क्लास होती है, मैं फिर उसी पे रह गया। मेरे को लगा मैं लेट हो चुका हूँ, कोई बताया भी नहीं। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर आपका जो है लास्ट डे हम लोग पढ़ लिए थे इसके बारे में, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी, दैट इज NE² / m × टाउ, ये सब था, ठीक है। इसके बारे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पूरा हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। इसके जस्ट बाद आता है आपका टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, मोबिलिटी मीन्स कि मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितना ज्यादा मोबाइल होती है, ठीक है, उसकी एबिलिटी टू मूव, ठीक है, उसी को ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। तो इसकी जो सिंबल होती है मोबिलिटी की, दैट इज म्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, ऐसे, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या चार्ज आयन, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज, या डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए, जो टर्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E/m इंटू टाउ, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच रहा है आपको, E/m इंटू टाउ, ठीक है। तो दिस मोबिलिटी इज इक्वल टू E इंटू टाउ अपॉन m। कोई दिक्कत किसी को समझने में? फॉर्मूला सिंपल है मोबिलिटी का। अच्छा, अब इसकी अगर आपको एसआई यूनिट की बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। कोई भी वेलोसिटी है तो उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अब आप इसको ढंग से लिखेंगे तो वोल्टेज मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर ऊपर चले जाएगा और क्या बचेगा, वोल्ट नीचे रहेगा। तो ये क्या बन गया बताइए, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी बताइए क्या होता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴, ठीक है। और प्रैक्टिकल यूनिट में एक्चुअली ये कम होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड, ओके। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड, ओके। कोई दिक्कत मोबिलिटी समझने में किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, उतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर एक आपका रेसिस्टिविटी वाला टॉपिक में हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था, फॉर्मूला था। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है किसी को, बता सकते हैं कोई? in terms of relaxation time and all. कहाँ चले गया फिर? वो सर ml/ne² है। हाँ, यस। कैसे हुआ ये, कहाँ पर बताया था, रेसिस्टिविटी ओम्स लॉ में, वेलोसिटी हो गया, उसमें शायद नहीं दिया हुआ है क्या?
ठीक है, अभी इसको देखते हैं, नहीं भी दिया है तो। ये ओम्स लॉ है, यहाँ से नहीं है, ठीक है। रेसिस्टिविटी, हाँ ये देखिए, यही ठीक ठीक, मैं कहाँ इधर उधर क्यों जा रहा था। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन में एम एम इंटू टाउ। सिग्मा को जस्ट आप उल्टा कर दीजिए तो ये रेसिस्टिविटी बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, है ना, टाउ, एम एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी इसका यूज करेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये सब हो गया, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिए हम लोग, तो कलर कोडिंग भी पढ़ लिए हैं। उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या रहता है कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो वैरी करता है। जैसे आप लोग 11th में पढ़े थे ना कि एल, जैसे उसको एल डैश न्यू लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसी तरह से एरिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़े थे ना। उसी तरह से यहाँ पर रेसिस्टिविटी भी किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज होता है, उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है। अभी जो आपको मैंने बताया था, जो फॉर्मूला याद रखने के लिए उसका यूज करेंगे अभी। तो जैसे किसी भी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, वो डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा किस पे, इनिशियल उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, और वो दूसरी बात डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और इस दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बन गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, द चेंज इन रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, और इसी को आप कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रो टी का मतलब ये है कि रेसिस्टिविटी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। रो नॉट का मतलब है कि जो भी इनिशियल टेम्परेचर था टी नॉट, शुरुआत वाला, ठीक है, उस टेम्परेचर पे कितनी रेसिस्टिविटी थी, जिसमें अल्फा है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, लिखा होगा इसमें कहीं, हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। एंड टी माइनस टी नॉट, टी आपका फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट आपका इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ये है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। और हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो इसलिए जो रिलेशनशिप रेसिस्टिविटी के साथ होता है वही रिलेशनशिप रेसिस्टेंस के साथ भी होगा। तो रेसिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अगेन 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, या फिर अल्फा इंटू टी, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। समझ गए। तो ये जो है फॉर्मूला है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। ये दोनों फॉर्मूले को आपको यूज करके इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका एक टॉपिक, अब ये आज तो टाइम हो गया, तो ये वाला डायग्राम को आई थिंक कल ही समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल्स है उसको देख लेते हैं, ताकि आज इसके ऊपर क्वेश्चंस दें तो आप उसको समझ सकें और कर सकें। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया, आपको ध्यान से देखिएगा, R माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये सब आपको जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से अगर आपको डेल्टा टी बोलेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, डेल्टा टी की वैल्यू R माइनस आर नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई
आर नॉट इंटू अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करना है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है दैट यूजेस नाइक्रोम वायर, ठीक है, फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। एक टोस्टर, उसमें नाइक्रोम की वायर यूज किया है। वी नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। जब इसमें कोई भी व्हेन स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एंड रूम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसका टी नॉट आपका 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और उस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आर नॉट हो गया, और टी नॉट भी और आर नॉट आपको दिया हुआ है। व्हेन अ टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, जब उसमें हमने वोल्टेज सप्लाई किया, द करंट सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ, तो यानी कि फाइनल जो है करंट आपका इतना हो गया, ठीक है। तो what is the steady temperature of nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is इतना, यानी कि temperature coefficient यानी ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टेडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट, यानी कि फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में जो उसका रेसिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं, ये कितना आया। वो आपके लिए रेसिस्टेंस के लिए आपको क्या है, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे। तो R इज इक्वल टू यहाँ से V अपॉन में I कर लेंगे, तो V आपका 230 वोल्ट है और I आपका 2.68 है। यहाँ से आपका सेकंड केस का रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब यूज कर लीजिए R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू जैसे यहाँ पर बताया, दिस इज डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है। ये कितने के बराबर हो जाएगा, R माइनस आर नॉट, यहाँ पर R आपका फाइनल था, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू अल्फा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना सबको। तो R2 आपका ये है, R1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, इतना, ठीक है। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1, ये वाली वैल्यू फिर से है ना, जैसे यहाँ था R2 माइनस आर नॉट, तो आर नॉट इंटू अल्फा, तो R1 इंटू अल्फा, अल्फा दिया हुआ है। ये सब पुट करके आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकल गया कितना, 820 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको पूछा था फाइनल टेम्परेचर, तो ये T2 माइनस T1 है, और T1 आपको ऑलरेडी 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर T1 की जगह पे 27 पुट कर दीजिए, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 820 प्लस 27 847 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया। समझ आया सबको या नहीं आया? आ गया सर। सिंपल है। इसी के बेस पे एक और आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.4, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक। नहीं होगा, इसमें दो सिचुएशन है, देखिए, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन आप कर सकें। रेसिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर वायर ऑफ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एट पॉइंट आइस पॉइंट, यानी आइस पॉइंट आपका क्या हो गया, आर नॉट, ठीक है। आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पे आपका टेम्परेचर रेसिस्टेंस दे रखा है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस हो गया 5 ओम। फिर बोलता है स्टीम पॉइंट पे आपका रेसिस्टेंस हो गया 5.23, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू हॉट बाथ, ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला यूज कर दिया वही वाला सेम, डेल्टा टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट अल्फा। तो आर माइनस आर नॉट अपॉन में, ठीक है, आर 100। ये देखिए अब इसमें हमारा दो यूज करेंगे। एक बार हमारा डेल्टा टी के जो है फॉर्मूला हो जाएगा क्या, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई, है ना, आर नॉट इंटू अल्फा, ठीक। उसके बाद फिर आपको दूसरा हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज टी इक्वल्स टू, है ना, ये कौन सा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, ठीक है। और दूसरा वाला हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे माइनस इनिशियल पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू अल्फा, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आर नॉट अल्फा है कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस आर नॉट, ठीक है।
ये देखिए यही आया ना, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू में 100, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको वैल्यू को पुट करके आप यहाँ से जो टेम्परेचर डिफरेंस था एक्चुअल में आप वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा, मैंने ये बस आपको हिंट दिया है कि ये हमने 2 इक्वेशन बनाना है, उसका थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आप दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन